हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल डाउट एक्सपर्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने यूपी टेट की सीरीज में सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर उसके बाद 2017 ऑनवर्ड्स हमने ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, जिनकी क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। आप वहां से देख सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं देखी। उसके बाद कुछ 2017 से पहले के जो यूपी टेट 2017 से पहले हुआ है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीडीपी के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी। उनके क्वेश्चंस को हमें करना जरूरी है क्योंकि कई बार रिपीटेशन हो जाता है। तो इस क्लास में हम सारे वो क्वेश्चंस करके लेके आए हैं आपके लिए, जो टेट में आए हैं, सी टेट में आए हैं या फिर किसी और स्टेट टेट में आए हैं, चाहे वो कोई सा भी टेट हो। तो ये सारे हमें एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी बच्चे क्लास टेट के सीडीपी के क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं वो क्लास में हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ये देखिए सीटेट 2012 फर्स्ट पेपर यानी कि आपके प्राइमरी लेवल में ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इसमें पूछा है सभी का विकास दर समान नहीं होता, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधी नहीं है। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इन्होंने सब में यही लगाया, सभी का विकास दर समान नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। किसी का विकास दर बहुत तेज होता है, किसी का स्लो होता है, कोई जल्दी समझता है, कोई देर से समझता है। तो सभी का विकास दर अलग अलग होता है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेखीय ही होगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, गलत। देखो बच्चा हो या बड़ा हो, विकास हमेशा चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा सभी का विकास दर समान नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकास सभी कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ये बात देखो बिल्कुल ठीक है। हम किसी भी एज में हो, चाहे छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, लेकिन विकास ऐसी प्रक्रिया है जो कभी भी समाप्त नहीं होता। तो यह जो विचार है यह किससे संबंधित है आपको बताना है। तो देखो यह जो है ये निरंतरता से संबंधित है, क्योंकि कभी भी वो समाप्त नहीं हो रहा है। तो किससे संबंधित है, निरंतरता से। तो आप इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है निरंतरता से संबंधित। ये अंत्यक्रिया का सिद्धांत नहीं है, अंत्य संबंध का सिद्धांत भी नहीं है, एकीकरण का भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ये भी सीटेट 2011 में फर्स्ट पेपर में आया था। तो इन्होंने पूछा है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे में संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो वो है विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण। ठीक है, विद्यालय है या कक्षा का पर्यावरण है, यहाँ पे विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। खेल का मैदान भी नहीं होगा, सभागार भी नहीं होगा, घर भी नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। आपको ये बताना है कि बाल विकास की जो परिभाषा है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, एक सेकेंड। हाँ, तो जो बाल विकास की परिभाषा है उसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक सामाजिक अथवा दूसरे सामर्थ्य का क्रमिक जो विकास है, क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ये जो ऑप्शन डी है आप इसे पढ़िए, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक या तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। यही बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र की परिभाषा है। देखो इन्होंने कहा था इन ये जो ऑप्शंस होते हैं हमें इसमें से सेलेक्ट करना होता है जो सबसे बेटर होता है। मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का प्रशिक्षण करता है, नहीं। अवधि जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, ऐसी भी कोई परिभाषा नहीं है कि सिर्फ वो व्यवहार की ही परिभाषा व्याख्या ढूंढेगा। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, ये भी देखो बाल विकास की परिभाषा नहीं है कि वो सिर्फ वयस्कों से तुलना करेगा कि बच्चे ने कितना सीख लिया, या सबसे वरिष्ठ से करेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा इन ऑप्शंस में से वो होगा, किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी
होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। जो प्राथमिक शिक्षण होता है, जब आप क्यों हम सीडीपी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब आप टीचर बन के जाएंगे, चाहे आप प्राइमरी लेवल पे जाएं या फिर जूनियर लेवल पे जाएं, तो उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो यही ये पूछ रहा है, प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। तो ये यूपी टेट 2011 के सेकंड पेपर में आया था, जूनियर वाले में। ठीक है, तो क्यों आवश्यक है? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है? ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उन्नति होती है। यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो, अगर आपका बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, तभी आप क्लासरूम में जाके बच्चों के व्यवहार को समझेंगे, और जिससे आप बच्चों का जब व्यवहार समझ लेंगे, तो उसके पर आप अच्छे से वर्क कर सकते हैं कि किस बच्चे को क्या समझाना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? जो मानव विकास है, मानव का विकास हो रहा है, वो किन के योगदान का परिणाम होता है? ये आपको बताना है। अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशाक्रम एवं वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। देखो, जो आरटेट था उसमें उन्होंने इसका ऑप्शन राइट जो माना था, वो माना था इनमें से कोई नहीं। आरटेट यानी कि राजस्थान टेट, बल्कि इसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट उन्होंने ये माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th क्वेश्चन, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में से निम्न में क्या शामिल है? जब विकास के परिप्रेक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में जो समय के साथ परिवर्तन होते हैं, उसमें क्या शामिल है? रूप, दर, अनुक्रम या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। रूप, अनुक्रम, दर, सब कुछ उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन भी साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके और साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ क्लास को शेयर करें। मैथ्स की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, ईवीएस की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं हमारे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, कही जाती है? तो जिसमें विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें क्या है, नूतन, वास्तविक और उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो, उसको क्या कहते हैं? रचनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? जो माता पिता से अगले जनरेशन, फिर नेक्स्ट जनरेशन में हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर होते हैं, उनको बोलते हैं अनुवांशिकता। क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। तो ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों, संवेगी, चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो निम्न में से कौन सा चिन्हित करता है? तो वो करता है एरिक्सन तथा एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, फ्रॉइड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, या फिर जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ऑप्शन सी ही सही होगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसका है, तो वो किसका है? जीन पियाजे का। और नैतिक विकास सिद्धांत वो है कोहलबर्ग का। ये भी आपको ध्यान रखने हैं कि कोहलबर्ग का है नैतिक विकास सिद्धांत और जीन पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण मतलब याद, तो स्मरण करने की कौन सी विधि है, आपको इन ऑप्शन में से बताना है। मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि। तो एक्चुअल में ये दोनों ही है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये यूपी टेट 2013 में आया था, सेकंड पेपर में, जूनियर में। तो मिश्रित विधि भी है और विचार साहचर्य विधि भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, सीखने के वक्र। सीखने के वक्र, ये भी देखो यूपी टेट 2013 में आया था। तो सीखने के वक्र से रिलेटेड था, सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। जो सीखने का वक्र होता है, वो सीखने की जो प्रगति है उसका सूचक होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक के जो व्यक्तित्व के वर्गीकरण है, देखो यूपीटेट 2013 में आया था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका जो आधार था वो था चिंतन और कल्पना। शारीरिक गठन और शक्ल सूरत नहीं था, रचनात्मकता और मौलिकता भी नहीं था, समायोजन और बुद्धि भी नहीं था। इसका राइट आंसर था चिंतन और कल्पना। जो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था, वो चिंतन और कल्पना के आधार पर किया था।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है। तो इनमें से जो भूलने का सिद्धांत है वो आपको बताना है। देखो ये 13 में आया था एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रतीपकारी अवरोध, ये जो ये अलग अलग तरह के अवरोध हैं, सब अलग अलग सिद्धांतों से रिलेटेड है। लेकिन ये जो प्रतीपकारी अवरोध है ये किससे रिलेटेड है, ये है भूलने के सिद्धांत से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, भूलने के। आप कहीं अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो भूलने के सिद्धांत से जो अवरोध आता है उसको बोलते हैं प्रतीककारी अवरोध, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, ये टेट यानी कि राजस्थान टेट में आया था। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। इनमें से कौन सा जो है विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। देखो सत्य नहीं पूछा गया, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये सत्य नहीं है, गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता का विकास किया जा सकता है। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में स्व अध्ययन की जो क्षमता होती है उसका विकास कैसे किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो क्या है ऑप्शन, महान व्यक्तियों का उदाहरण प्रस्तुत करके, स्व अध्ययन पर व्याख्यान देकर, स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करके, या फिर नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नूतन साहित्य उपलब्ध कराकर जो बच्चों में स्व अध्ययन की क्षमता है उसका विकास किया जा सकता है। तभी तो बच्चे स्टडी करेंगे जब उनको अच्छा अच्छा साहित्य दिया जाएगा। अगर उनके हाथ में फोन दे दो बुक्स की जगह तो वो क्यों ही पढ़ेंगे, है ना, क्यों सेल्फ स्टडी करेंगे। स्व अध्ययन मतलब सेल्फ स्टडी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निबंधात्मक प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा विकल्प है। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनमें कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है, वो है न्यूटन के गति के तीनों नियम की व्याख्या करें। इन्होंने पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं कि न्यूटन के गति के नियम की चर्चा करें। जैसे निबंध मतलब लॉन्ग आंसर्स जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूपी टेट 2013 में आया था। तो जो किशोरा अवस्था होती है, किशोरा अवस्था अत्यधिक दबाव और तनाव वाला काल होता है। यहाँ पे बच्चा बहुत प्रेशर फील करता है, कहीं करियर का प्रेशर, तो कभी एग्जाम्स का, नंबर का, और सोशल प्रेशर भी उस पर होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल होता है किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति संप्रत्यय है। जो अभिवृत्ति है वो संप्रत्यय है, यूपी टेट 2013 में आया था ये भी क्वेश्चन। किसका है, संज्ञान परक, क्रियापरक, संवेगात्मक या उपरोक्त सभी। तो ये सभी का, अभिवृत्ति जो संप्रत्यय है वो सभी का है, संज्ञान परक का, क्रियापरक, संवेगात्मक, सभी का। क्वेश्चन नंबर 24 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। देखो उत्तम स्थान है हमारे लिए तो क्या है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। देखो ये रिपीट हो गया, 11 में भी आया था और फिर 13 में भी आ गया, सेकंड पेपर में आया है। क्या है, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। स्मृति से संबंधित, देखो पहचान करेगा तभी स्मृति करेगा, पुनः स्मरण भी तभी करेगा और अनुभूति भी तभी करेगा। तो ये जो धारण है ये स्मृति से संबंध, सॉरी मैंने गलत आपको बता दिया है, जो इसका राइट आंसर होगा वो अनुभूति। धारण भी तो जब याद करेगा तभी करेगा, स्मृति मेमोराइज करेगा। तो राइट आंसर इसका होगा अनुभूति, जो संबंधित नहीं है। अनुभूति स्मृति से संबंधित नहीं है। पहचान, धारण और पुनः स्मरण स्मरण ये तीनों संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया था यूपी टेट 2013 में। तो थर्स्टन और लिकर्ट अभिवृत्ति से संबंधित है। किसके मापन से संबंधित है, अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्सुकता प्रशिक्षण निम्न में से किसका घटक है। तो जो उत्सुकता प्रशिक्षण है वो है सृजनात्मकता का घटक। किसका घटक है, सृजनात्मकता का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमता को तब विकसित कर पाएंगे जब जब
देखो ये सीटेट में आया है, जब बार बार उनकी परीक्षा होगी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अग्रिम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाता है, या वे निजी कक्षाओं में पढ़ते हैं। नहीं, जब अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ेंगे तब उनका पता चलेगा कि क्षमताएं तभी उनकी विकसित हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट में थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको समझ के आंसर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास का आकार देते हैं। सिर्फ एक चीज के अतिरिक्त, देखो पौष्टिकता भी देता है, संस्कृति भी, शिक्षा की गुणवत्ता गुणात्मकता भी, सिर्फ ये शारीरिक गठन जो है ये वातावरणीय कारक को आकार नहीं देता है, तो फिर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है, तो किस चीज की? स्थिर स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, किसको? अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटरी को। क्वेश्चन नंबर 31 है, शिक्षार्थियों को के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। किस चीज के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, इसमें से आपको ढूंढ के बताना है। तो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उन्हें समझने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये भी सीटेट 2011 में आया था। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो ये भी देखो सीटेट 2011 में आया था, तो कौन सा नहीं है? सत्र परीक्षा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है, और ये भी 2011 में आया था, यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किस चीज में सहायता करता है? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। जिन्होंने अभी तक क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से कर लें। अभी हम इसकी एक क्लास और लेके आएंगे क्योंकि सीडीबी के भी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।